नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। मनोविज्ञान गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। सी टेट, रीट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, डीएसएसपी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए। शुरू करते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? जो पावलोव मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक CS जब एक तटस्थ उद्दीपक को किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार युग्मित करने से वह समान प्रकार की प्रतिवर्ती अनुक्रिया उत्पन्न करने का कारण बनता है तो उसे तटस्थ उद्दीपक को अनुवंशित उद्दीपक कहते हैं। दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, जो लार टपकने वाला प्रयोग किया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। प्यास, निद्रा, भूख, रुचि। इनमें से 3 जन्मजात अभिप्रेरक हैं और 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रुचि नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक होते हैं। यानी जीवन के अस्तित्व के लिए, यानी जीवन यापन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन अभिप्रेरकों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जैसे प्यास, नींद, भूख आदि। रुचि एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी रुचि एक अर्जित अभिप्रेरक है। नेक्स्ट है, सीखने का स्थानांतरण है, यानी सीखने का स्थानांतरण है। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीक का व्यवसायी उपयोग करना, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का हस्तांतरण यानी सीखी हुई तकनीक का व्यवसायी उपयोग या सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। पूर्व में सीखे गए ज्ञान वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने में करना। यानी किसी क्रिया का दूसरी क्रिया में सहायक होना ही सीखने का हस्तांतरण कहलाता है। जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं और आप स्कूटर चलाना सीखोगे तो आपका उसमें सहायक होना। नेक्स्ट है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इनमें 3 शैशव अवस्था की विशेषताएं हैं और 1 नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इसमें मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया, यानी शैशव अवस्था में चिंतन प्रारंभ नहीं होता है, छोटा बालक चिंतन नहीं करता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है, जिज्ञासी प्रवृत्ति का रहता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। वाटसन के अनुसार व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवधारणा है, यानी वाटसन ने कहा कि शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवधारणा है। शैशव अवस्था में बालक की चिंतन प्रक्रिया ज्यादा विकसित नहीं होती है, यानी विकसित होती है लेकिन ज्यादा विकसित नहीं होती है। इसमें क्या पूछा गया था? मुख्य विशेषता पूछा गया था। शैशव अवस्था में सीखने की तीव्रता, जिज्ञासा, प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के मौलिकता का सूचक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के स्वरूप। तो सीखने का वक्र, तो यह सीखने की प्रगति के सूचक हैं, यानी जो वक्र होता है ऐसे, वह प्रकृति का सूचक है। सीखने के वक्र, अधिगम वक्र सीखने की प्रकृति का सूचक है। अधिगम की मात्रा में परिवर्तन या उतार चढ़ाव को यदि रेखा चित्र या ग्राफ के माध्यम से प्रकट करते हैं तो अलग अलग आकृति के ग्राफ होते हैं जिन्हें अधिगम वक्र कहते हैं, यानी अधिगम वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है,
गेरेट के अनुसार जो व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान तथा साहित्यिक रचनाओं में विशेष रुचि रखता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यानी उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो पुस्तकीय ज्ञान और साहित्य रचनाओं से विशेष रुचि रखता है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि? कौन सी बुद्धि पाई जाएगी उसमें? उसमें पाई जाएगी अमूर्त बुद्धि। कौन सी पाई जाएगी? अमूर्त बुद्धि। गेरेट के अनुसार जो व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान तथा साहित्यिक रचनाओं में विशेष रुचि रखता है उसका संबंध अमूर्त बुद्धि से है। अब आप जान लीजिए यहाँ पे अमूर्त बुद्धि से कैसे होगा। अमूर्त बुद्धि से इस प्रकार होगा कि जो साहित्यिक घटनाएं हैं उसके बारे में हम एक कल्पना कर सकते हैं, जैसे साहित्य है, जैसे कोई कहानी है या कोई गद्य है या कोई पद्य है जो कोई अमूर्त रूप में लिखे हुए हैं, यानी उनके बारे में काल्पनिक रूप से लिखे गए हैं, तो साहित्यिक घटना अमूर्त बुद्धि है उसमें। सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? जो सांवेगिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस की वैज्ञानिक सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? तो इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की थी गोलमैन ने। किसने की थी? गोलमैन ने। सर्वप्रथम सेलोवी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था, यानी सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? सेलोवी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया। इसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन ने की थी, यानी प्रतिपादन तो सेलोवी और मेयर ने किया था और वैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या गोलमैन ने अपनी चर्चित पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, क्या नाम है पुस्तक का? इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में की। इसमें बताया कि जिंदगी की सफलताओं का केवल 20% बुद्धि के कारण होता है, जबकि 80% सांवेगिक बुद्धि के कारण होता है। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कॉस्ट है, यानी जो गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल है उसमें कितने खाने हैं? तो उसमें खाने हैं 120। कितने हैं? 120। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत JP गिलफोर्ड ने संयुक्त सोवियत संघ के थे, संयुक्त सोवियत संघ 1967, यानी इनका उपनाम था संरचनावादी बुद्धि सिद्धांत। कुल खंड थे, विषय वस्तु 4 थे, संक्रियाएं 5 थी, उत्पादन 6 थे। कुल मिलाकर कितने खंड हो गए थे? 120 खंड थे। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषता: मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं, अपरिवर्तनशीलता। सृजनात्मकता की विशेषता है परिवर्तनशीलता, यानी जो सृजनशील बालक होता है वह परिवर्तनशील होते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। बुद्धि सृजनशील बालकों की विशेषता में होती है, इनकी बुद्धि लब्धि होती है 110। विधायकता, सकारात्मकता, प्रवाहशीलता, बाल प्रवाह, अपसारी चिंतन, यानी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अपसारी चिंतन किसमें पाया जाता है? सृजनशील बालक में। मौलिकता, कल्पनाशीलता, विचारशीलता, प्रमाणशीलता, सूझ अंतर्दृष्टि, सहयोगी, सामाजिक, नवीनता, नवनिर्माण क्षमता, नेतृत्व क्षमता, समायोजन क्षमता, मिलनसार, अविवेकशील, सौफन दृष्टा, यानी सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं जो आपको इंपोर्टेंट विशेषताएं सभी दे दी गई हैं आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? यानी परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना, शिक्षक प्रशिक्षण में कमी। तो परिवार संबंधित बाल अपराध, विघटित परिवार। क्या है? विघटित परिवार। परिवार में आंतरिक झगड़े, माता पिता का गैर कानूनी कार्य, माता पिता का खराब चरित्र, परिवार के सदस्यों का कोई गंभीर बीमारी, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता या पिता की असमय मौत आदि कारण है जिससे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ सामंजस्य बना लेता है
तो इसे समायोजन कहते हैं। यानी कथन किसने कहा, यानी जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ सामंजस्य बना लेता है, यानी एडजस्टमेंट कर लेता है, तो इसे समायोजन कहते हैं। तो कथन किसने कहा, तो यह कथन कहा था, किसने कहा था, बोरिंगवल्ड लैंगफील्ड। प्रत्येक व्यक्ति के सामने कई परिस्थितियां आती हैं, जैसे तनाव, दबाव, द्वंद्व, बगनासा, कुंठा आदि। इन सब के साथ अनुकूलित रहना ही समायोजन है। दोस्तों हमारे भी बीच में कई तरह की आती हैं, जैसे तनाव रहता है एग्जाम समय में, दबाव रहता है, द्वंद्व रहता है, किस एग्जाम की तैयारी करें, एक साथ कई एग्जाम आ जाती हैं, तो इनमें हम एडजस्ट हो पाते हैं, वही समायोजन है। बोरिंग, वेल्ड और लैंगफील्ड यानी तीनों मनोवैज्ञानिक जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ जो समस्याएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, उनके साथ सामंजस्य बना लेता है, तो इसे समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, जब एक बालक अपने शारीरिक अंगों को लेकर बेवजह भ्रम में आ जाता है और सोचने लगता है कि मेरा कोई अंग छोटा है, अधिगम निर्योगता कहलाती है। तो कौन सी अधिगम निर्योगता कहलाती है, यह कहलाती है डिस्मोर्फिया। क्या कहलाती है, डिस्मोर्फिया। जब एक बालक अपने शारीरिक अंगों को लेकर बेवजह भ्रम में आ जाता है और सोचने लगता है यह मेरा कोई अंग छोटा है, यानी ऐसे ही सोचने लग जाता है कि यह मेरा अंग छोटा है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नियमित दिनचर्या, पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार, उचित निर्णय क्षमता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो सामाजिक समायोजन बनाए रखता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निम्न विशेषताएं हैं, सहयोग की भावना, नेतृत्व क्षमता, नियमित दिनचर्या, पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार और उचित निर्णय। ये सभी विशेषताएं हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, शिक्षकों को स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिसीजन। आकर्षण व्यक्ति के धनी होते हैं, किसी भी परिस्थितियों में समायोजन कर लेते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनके सामने एडजस्ट हो जाते हैं। नियंत्रित विद्यालय गतिविधियां, सह शैक्षणिक गतिविधियां आदि कार्यों में सक्रिय रहते हैं। दोस्तों सह शैक्षणिक किसे कहते हैं, शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ अन्य गतिविधियां जैसे खेलकूद, ये सह शैक्षणिक में आते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने में, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में। तो अधिगम प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो यह आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया की भूमिका सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता, यानी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है, सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा शरीर मर जाता है परंतु जीव अमर रहता है। यानी शरीर मर जाता है लेकिन जीव अमर रहता है, किस विद्वान ने कहा, तो यह कहा था बीजमैन ने। किसने, बीजमैन ने। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था। प्रयोग करते समय इन्होंने क्रम से कई पीढ़ियों तक चूहों की अगली संतानों की पूंछ काटता रहा, परंतु पैदा होने वाली कोई भी संतान बिना पूंछ की नहीं पैदा हुई। यानी जो बीजमैन है उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था कि यानी कि जो भी चूहे पैदा होते थे उनकी पूंछ काटता रहता था, लेकिन इनकी जो संतान हुई उसमें एक भी संतान बिना पूंछ की नहीं हुई, सभी के पूंछ होती थी। तो इसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि शरीर की मृत्यु हो जाती है लेकिन संतानों के रूप में जनन द्रव्य निरंतर बना रहता है। तत्परता के नियम का संबंध है। तत्परता के नियम का संबंध खेल से है, प्रेरणा से है, स्मृति से है या अधिगम से है। तो तत्परता के नियम किसमें है,
तत्परता के नियम अधिगम में आते हैं। किस में आते हैं? अधिगम में आते हैं। अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने एकल पजल बॉक्स के माध्यम से बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत 2 प्रकार के नियमों में व्यवस्थित करते हुए दिया, एक मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने थे? मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम कितने थे? गौण नियम 5 थे। समानत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? समानत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। समरूप तत्व अधिगम अंतरण थॉर्नडाइक व रूगर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक व रूगर के द्वारा। इन विद्वानों के अनुसार पहली परिस्थिति एवं दूसरी परिस्थिति के अधिगम में यदि व्यवहारिक तत्व समान है तो होने वाला अधिगम का अंतरण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। जैसे हिंदी के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते समय वर्णमाला तत्व होने से अंतरण अधिगम होगा। अभिप्रेरणा का अधिगम से क्या महत्व है? अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? यानी जो मोटिवेशनल है अभिप्रेरणा, उसका अधिगम में क्या महत्व है लर्निंग में? तो इससे अधिगम रुचिकर होता है, इससे अधिगमार्थी अधिगम सीखने के लिए तत्पर होता है, इसमें अधिगम सरल होता है, इसमें अध्यापक का कार्य अधिक सरल हो जाता है। तो इसमें अध्यापक का कार्य अधिक सरल हो जाता है, इसमें अधिगम सरल होता है, इसमें अधिगम आर्थी अधिगम सीखने के लिए तत्पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अधिगम आर्थी अधिगम सीखने के लिए तत्पर होता है। गेस्टाल्टवाद के जनक, यानी गेस्टाल्टवाद है उसके जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक तो हमने पहले बताया था आपको, व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। कौन है? वाटसन। और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। इनका नाम क्या है? मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सूझ विकास अधिगम प्रक्रिया का उचित क्रम है? सूझ विकास अधिगम प्रक्रिया का उचित क्रम है। तो इसका उचित क्रम क्या है? इसका उचित क्रम है पूर्व ज्ञान, सूझ, आहा, अनुभव, अधिगम। यानी सबसे पहले पूर्व ज्ञान, फिर सूझ आएगी, फिर आहा अनुभव आएगा, फिर अधिगम होगा। सूझ या गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर द्वारा सुल्तान जो वन मानुष पर प्रयोग करते समय अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित की। यानी वन मानुष इस पे प्रयोग किया था कोहलर ने। जो एक कमरा था, कमरे में इनको बंद कर दिया गया था और ऊपर केले लगा दिए गए थे। क्या लगा दिए गए थे? केले लगा दिए गए थे और एक छड़ी धर दी गई थी वहाँ पर, जो 2 छड़ी धर दिया गई थी और एक बॉक्स धर दिया गया था। तो इन्होंने बार बार प्रयास करने के बाद एक कोने में बैठ गया था ये, और फिर बाद में इसको सूझ आई और इन्होंने प्रयास करता रहा। फिर डब्बे पे ऊपर डब्बा रखे, फिर इस छड़ी को जोड़ के इन्होंने केले उतार लिए, फिर खा लिए। फिर दोबारा जब भी इसको बंद किया गया तुरंत सीधा गया और डायरेक्ट उनको पकड़ के खा लिया केले को, यानी छड़ियों को जोड़ा और केले खाया और खाया। तो इन्होंने क्या है कि सूझ या गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर द्वारा सुल्तान वनमानुष पर प्रयोग करते समय अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित की। तब इन्होंने महसूस किया कि सुल्तान प्रत्येक अगली परिस्थिति में पूर्व अनुभवों का उपयोग करने रहा था, यानी पूर्व अनुभवों का उपयोग करने लग गया था। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि सूझ विकास अधिगम प्रक्रिया का उचित क्रम है, यानी विकास अधिगम प्रक्रिया का उचित क्रम है। पूर्व ज्ञान के आधार पर सूझ आएगी, फिर आपको आहा अनुभव होगा, फिर अधिगम होगा, फिर आप डायरेक्ट अधिगम। नेक्स्ट है वह आंतरिक या बाह्य प्रभाव जो प्राणी को किसी व्यवहार के लिए गतिमान करता है कहलाता है। यानी वह आंतरिक या बाह्य प्रभाव जो प्राणी को किसी व्यवहार के लिए गतिमान करता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है अभिप्रेरणा। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक प्रकार से किसी भी व्यवहार को गतिशील प्रदान करने वाला प्रत्यय है।
अभिप्रेरणा के लिए जो तत्व कार्य करते हैं उन्हें अभिप्रेरणा के कारक या प्रेरक कहते हैं। मूल रूप से ये प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक सबसे अच्छा होता है, मनुष्य में खुद में ही मोटिवेशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ बाह्य रंग रूप नकली चेहरा। क्या होता है? बाह्य रंग रूप नकली चेहरा। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ बाह्य रंग रूप नकली चेहरा है। एक व्यक्ति मास्क मुखौटा का उपयोग किसी रंगमंच पर अपने पात्र की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। किस में रुचि रखते हैं? अन्य व्यक्तियों में, अपने आप में, सामाजिक कार्य में या राजनीतिक में। किस में रखते हैं? यह रुचि रखते हैं अपने आप में। किस में रखते हैं? अपने आप में। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो यह प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सीधे तरीके से नहीं पहचान पाते तो इसके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें उस व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे परिस्थिति पर आरोपित करवाया जाता है और फिर उसके व्यक्तित्व को उसके विचार के आधार पर समझाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार निम्न विधियां हैं, यानी जो प्रक्षेपी विधियां हैं, तो प्रक्षेपी विधियां देख लीजिए आप, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण 1921 हरमन रोसार्क ने दी। कहानी वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एंड टेंडलर ने दी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन व मुर्रे ने दी। और बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT लियोपर्ड बेलक ने दी। तो दोस्तों नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि पर बल देता है, सामान्य बुद्धि पर बल देता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो यह देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हार्वर्ड गार्डन प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। गार्डन के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ताओं बनने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। जो अमूर्त बुद्धि है तो यह मदद करती है समस्याएं सुलझाने में। थॉर्नडाइक तथा गेरिट द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए, गामक यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त शाब्दिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की समस्याएं सुलझाने में मदद करती है, यानी इन दोनों के द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए थे। नेक्स्ट है 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। 0 से 25 जिनकी बुद्धि लब्धि रहती है उनको कहते हैं मूर्ख बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक या जड़ बालक। तो उसे कहते हैं जड़ बालक। क्या कहते हैं? जड़ बालक। 1916 में विलियम टर्मन ने बुद्धि शब्द के साथ साथ बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया तथा बुद्धि लब्धि सारणी को भी प्रस्तुत की, जिसमें 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला प्रतिभाशाली तथा 25 से कम बुद्धि वाला जड़ बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, सामान्य से अच्छा होता है, सामान्य होता है या श्रेष्ठ होता है। तो यह होता है श्रेष्ठ होता है। टर्मन के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है इन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में वातावरण के अनुकूल समायोजन करने की उच्च क्षमता पाई जाती है। कौन सी? उच्च क्षमता। नेक्स्ट है निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। सामान्य, सामाजिक रूप से वंचित, बाल अपराधी, मंदबुद्धि। तो समस्यात्मक बालक नहीं है, सामान्य बालक समस्यात्मक बालक नहीं है। सामान्य बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
समस्यात्मक बालक निम्न विशेषताएं होती हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं सामाजिक व्यस्तताओं में खलल पैदा करने वाले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, शिक्षक के कार्यों में व्यवधान पैदा करने वाले और कम उम्र में नशा करने वाले।